तो ये है क्लास 11th के सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर समझ जाइए कि ये होगा 9 एंड इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हिंदी में इसको कहा जाता है ठोसों के यांत्रिक गुण। इसके अंतर्गत ये बताए जाएंगे कि सॉलिड्स को उनको प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं। उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो जो सॉलिड्स आते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या है और उन प्रॉपर्टीज के आधार पर उनका यूज हम लोग किन किन डिपार्टमेंट में किया करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक क्विक रिवीजन हम दे दे कि व्हाट इज सॉलिड। वैसे मुझे जानकारी है कि सॉलिड्स के बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर होगा, बट एक बार और हम बोल दे कि सॉलिड क्या है। तो जो सॉलिड होते हैं ये बेसिकली वैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बोला करते हैं जिनके वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। स्ट्रक्चर की जगह आप शेप का भी यूज कर सकते हैं। तो सॉलिड्स वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, सॉलिड्स वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जिनके लिए शेप, जिसको हिंदी में कहा जाता है आकृति या आकार बोल दीजिए, और दूसरा वॉल्यूम, जिसको हिंदी में कहा जाता है आयतन। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड। तो यहां पर हम इन दोनों के लिए क्या शब्द यूज कर देते हैं, फिक्स्ड। इसके लिए आप अंग्रेजी में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स ऑफ व्हिच शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। तो सॉलिड्स को इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो सॉलिड्स है इसको मैकेनिकली कितने टाइप में डिवाइड किए गए हैं, तो वो डिवीजन देखने से पहले एक प्रॉपर्टी पर हम बात करना चाहेंगे जिस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होता है इसको समझिए। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी टॉपिक को यहां पर हम लिख देते हैं जिससे कि मन में ये रहे कि हाँ भाई इस पर बात होने वाला है। इलास्टिसिटी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यास्थता। क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता। तो चलिए अब हम लोगों का जो न्यू टॉपिक है दैट इज इलास्टिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है इसके जानने से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मार्कर है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो अगर इस मार्कर के ऊपर अगर हम कोई दो पॉइंट को कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हम यहां कंसीडर करें और दूसरा पॉइंट यहां, तो एक पॉइंट यहां और दूसरा पॉइंट हम यहां लिए जिनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर सेपरेशन इसके हैं तो अगर हम इसके ऊपर इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करें तो क्या लगता है कि बीच का जो पार्टिकल्स के सेपरेशन है क्या ये कम होने वाले हैं? नहीं, चलो भी कम नहीं हुआ। अब इसको अगर हम पकड़ के एक दूसरे से अलग करेंगे तो क्या लगता है कि सेपरेशन बढ़ जाएगा? नहीं, नहीं बढ़ेगा। बट अगर हम इसी साइज का एक रबर ले ले, क्या ले ले, रबर, तो रबर में अगर हम दो पॉइंट ऐसे करके इसी मार्कर की मदद से अगर हम डॉट कर दे और उस रबर को पकड़े, ठीक है, और उस रबर को पकड़ के अगर हम खींचेंगे तो उसके लेंथ बढ़ जाएंगे और उसकी लेंथ में एलोंगेशन आने के कारण उनके जो दो पार्टिकल्स थे उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। या अगर हम एक रबर ले लेते हैं और उसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इनके दो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके न घटा सकते हैं और ना ही इसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिजिड ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, रिजिड ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम क्या बोले कि वैसे ऑब्जेक्ट जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को फोर्स अप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके अवयवी कणों के बीच के अंतराल को फोर्स अप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रिजिड ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर आप अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो वैसे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा इलास्टिक ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और यहीं से ये खेल स्टार्ट हुआ है इलास्टिसिटी का। तो उसे क्या कहा जाता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। उसको भी हम यहां पर लिख ही देते हैं। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिक बॉडी भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इलास्टिक बॉडी ही लिख देते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यास्थ वस्तु। क्या कहा जा सकता है, प्रत्यास्थ
वस्तु। रिजिड बॉडी का दूसरा नाम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट भी है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो यहां पर बात क्या हुआ, बात यहां पर यह हुआ कि जो सॉलिड्स हैं उसमें हम दो कैटेगरी डिवाइड कर दिए। पहला, वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज नहीं किए जा सकते हैं, उसे कहा क्या जाता है, रिजिड बॉडी। और वैसे ऑब्जेक्ट्स जिन पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन घट भी सकता है और बीच का सेपरेशन बढ़ भी सकता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाएगा, इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी पर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर फिक्स्ड है। जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़े गए थे उसमें बेसिकली रिजिड बॉडी पर बात किया जाता है। तो वो जो चैप्टर था वो स्पेशली रिजिड बॉडी के ही इर्द गिर्द घूमता था। बट अब की बार जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इसमें ज्यादातर जो बात किया जाएगा वो इलास्टिक बॉडी पे बात किया जाएगा। तो इलास्टिक बॉडी का एक बार और हम डिफिनेशन बोलना चाहेंगे कि इलास्टिक बॉडी वैसे सॉलिड्स को कहा जाता है जिनके बीच का सेपरेशन बदल सकता है। कब, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब। अब आता है इलास्टिक बॉडी के लिए ही यहां पर एक जो वर्ड है इलास्टिसिटी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, इलास्टिक बॉडी का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, इलास्टिक बॉडी का। इस प्रॉपर्टी के होने के कारण होता क्या है, तो इस प्रॉपर्टी के होने के कारण जब आप इलास्टिक बॉडी पर फोर्स लगा करके इसको शेप को आप बदले हुए रहिएगा, इसके शेप को क्या करके रखे हुए रहिएगा, बदले हुए रहिएगा, तब जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कीजिएगा बस वो पुनः अपना पुराना वाला जो शेप है उसमें आ जाएगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण वह पुनः अपने पुराने वाले शेप में आने का कोशिश करता है, उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। अगर हमसे कोई कहेगा कि भाई रिजिड बॉडी जो है इसके शेप क्यों नहीं चेंज हो पाते हैं जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। फिर अगर हमसे कोई कहेगा कि अगर हम एक रबर का टुकड़ा ले ले और उस पर फोर्स लगा के उसके लेंथ को बढ़ा दे और बढ़ाने के पश्चात जब हम हाथ से छोड़ेंगे तो पुनः वो अपने लंबाई जो उसका पुराना वाला था वहां पर चला जाता है, तो इसके कारण क्या है, तो इसके लिए भी हम लोग जो गुण को कहेंगे तो वो क्या होगा, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी यही होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि हम जिस शेप के हैं उस शेप में ही रहे, और तब तक चाहते रहता है जब तक उसकी इलास्टिसिटी की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको कोई पार न कर जाए। अब ये सब क्या होता है ये आगे हम बताएंगे। तो फिलहाल बस आप ये समझ लीजिए कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि हम अपने पुराने स्टेट को बनाए रखें, किसी भी स्थिति में अपने पुराने स्टेट को नहीं चेंज करे। तो इलास्टिक बॉडी के बारे में अगर कोई एग्जांपल पूछे तो बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। इलास्टिक बॉडी में हम लोग बोल सकते हैं रबर, जिसके बारे में शुरू से ही हम बोलते आ रहे हैं। फिर अगर किसी छड़ के बारे में बात कर लिया जाए, आयरन का जो अगर मान लेते हैं एक छड़ है, या सरिया जो होता है जिसका उपयोग मकान बनाने के लिए करते हैं, तो वो भी एक इलास्टिक बॉडी ही है। वैसे उसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि वो इलास्टिक बॉडी कैसे है। उसको तो खींचते हैं तो कभी नहीं महसूस हुआ कि उसका लंबाई बढ़ रहा है, या उसको दबाने पर तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका लंबाई घट रहा है, तो उसको हम इलास्टिक बॉडी कैसे कर रहे हैं। उसको इलास्टिक बॉडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है। कैसे है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए इलास्टिसिटी है, इसके प्रमाण ये है कि वो भी अपने पुराने स्टेट को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जो है ये मान लीजिए ये आयरन रॉड है तो ऐसे लगा हुआ है, तो इसके इलास्टिसिटी को समझने के क्या तरीके हैं, देखिए जब आप इसको ऐसे पकड़ के इधर की तरफ फोर्स लगाइएगा तो ये ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद जैसे ही आप छोड़िएगा तो ये फिर से जाके ऐसे वाइब्रेट करके फिर पहले जैसे था फिर वैसे ही रुक जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके इलास्टिसिटी है। अब सोचिए कि कहीं पर एक प्लास्टिक का पाइप एकदम पूरे से फिक्स्ड है इस प्रकार से कि वो हिल नहीं सकता है, और जितना आप छड़ को पकड़ के ऐसे मुड़ा दिए थे उतना अगर उस प्लास्टिक के पाइप को पकड़ के अगर ऐसे झुकाते हैं तो क्या लगता है आपको कि वो उतना तक झुकेगा नहीं। आप ज्यादा जोर लगाइएगा वो बीच से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इलास्टिक बॉडी नहीं है, वो एक प्लास्टिक बॉडी है जिसका दूसरा नाम है रिजिड बॉडी। दूसरा नाम क्या है, रिजिड बॉडी। तो आई थिंक सॉलिड्स के जो ये दो क्लासिफिकेशन है, रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडी, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इलास्टिक बॉडी के प्रॉपर्टीज।